हम करेंगे क्लास 9वीं का 15वां चैप्टर खाद्य संसाधनों में सुधार के अभ्यास प्रश्न। इस चैप्टर को हमने अच्छी तरह समझ लिया, 4 पार्ट में हमने इसको समझ लिया, 5वें पार्ट में हम इनके अभ्यास प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। फसल उत्पादन की एक विधि का वर्णन करो जिससे अधिक फसल पैदावार हो सके। फसल उत्पादन हमने किस किस तरह से किया था देखें। मिश्रित कृषि और मिश्रित फसल एक ऐसी विधि है जिससे फसल उत्पादन बढ़ता है। तो हमने 4-5 विधियां पढ़ी थी, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा फसल उत्पादन हमको मिलता है वो मिलता है मिश्रित फसल से। इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाते हैं। जैसे कि गेहूं और चना को उगा लिया, गेहूं और सरसों को उगा लिया, या फिर मूंगफली या और सूर्यमुखी। तो इस कॉम्बिनेशन से इनको उगाते हैं। इसमें हानि होने की संभावना कम होती है क्योंकि एक फसल के नष्ट हो जाने पर दूसरी फसल से उत्पादन की आशा बनी रहती है। तो इस तरह से मिश्रित फसल उत्पादन जब करते हैं तो अधिक फसल उत्पादन होने की संभावना रहती है और हानि कम होने की संभावना रहती है। खेतों में खाद और उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं, तो ये तो हम जानते हैं, हम समझते हैं, या फिर हमको समझना चाहिए कि खाद का उपयोग या उर्वरक का उपयोग हम क्यों करेंगे। क्योंकि फसल का उत्पादन अच्छे से हो सके, फसल की मात्रा को बढ़ाने के लिए। भूमि की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए पहली बात काय के लिए है, भूमि की उपजाऊ शक्ति बनी रहे तथा फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए खेतों में खाद व उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। तो एक लाइन में इसका जवाब आ गया, लेकिन हमको इसको विस्तार से लिखना है। अपने संपूर्ण परिपक्वन काल में पौधे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मृदा से ग्रहण करते हैं, जिससे मृदा में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जब पौधे को लगाया जाता है, पौधा जब बड़ा होता जाता है तो वो लगातार मिट्टी से पोषक तत्वों को ग्रहण करता रहता है। तो इससे क्या हो सकता है कि भूमि में उन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो उन कमियों को पूरा करने के लिए मिट्टी में क्या डाला जाता है, खाद डाली जाती है या फिर उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। खाद और उर्वरक मृदा में पुनः इन पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाते हैं। खाद भूमि की संरचना में सुधार करती है, उसकी जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। खाद के क्या फायदे होते हैं, खाद होती है जो देशी खाद हम बनाते हैं वो होती है। तो खाद डालने से क्या होता है, उनकी मिट्टी की जो संरचना में सुधार हो जाता है और वो जल को धारण करने की, उनके जल को रोके रखती है उसके अंदर, वो बढ़ जाती है। और उर्वरक डालने से क्या होता है, पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और वो स्वस्थ रहते हैं पौधे। तो उर्वरक डालने से ये फायदा होता है। अगला प्रश्न है, अंतरा फसलीकरण एवं फसल चक्र से क्या लाभ है। देखें अंतरा फसलीकरण क्या है। अंतरा फसलीकरण से ये खरपतवार नियंत्रण में सहायता करते हैं। खरपतवार क्या होती है, याद है खरपतवार क्या होती है। खरपतवार होती है जो मेन फसल के साथ अलग अलग तरह के पौधे लग जाते हैं, वो कहलाती है खरपतवार। तो खरपतवार अगर लग जाती है तो उससे क्या होता है, जो मेन फसल लगी होती है, मुख्य फसल जो लगी हुई होती है, उसको नुकसान होता है। क्योंकि ज़मीन से जो पोषक तत्व है और पानी है उसका अवशोषण, तो वो जो एडिशनल जो एक्स्ट्रा पौधे लगे हुए होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो मुख्य फसल है उनको वो चीज़ें मिल ही नहीं पाती। तो ज़रूरी क्या होता है, इनको हटाना या फिर ये लगे ही नहीं, इस तरह की कोशिश करना। तो खरपतवार के नियंत्रण में सहायता होते हैं। कौन सहायक होते हैं, अंतरा फसलीकरण, फसल को बदल बदल के लगाने से और फसल चक्र का तरीका काम में लेने से। इनसे पीड़कों पर नियंत्रण होता है, जो रोग फसल को लग जाते हैं उस पर भी नियंत्रण हो जाता है। फसलों की उत्पादकता बढ़ती है, भूमि की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है। भूमि कैसी रहती है, अलग अलग फसल लगाते हैं तो अलग अलग फसल लगाने से क्या होता है, मिट्टी को एक बार एक फसल अलग तरह के पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करती है, दूसरी फसल अलग तरह के पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करती है। तो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो बनी रहती है। यदि अंतरा फसलीकरण और फसल चक्र उचित ढंग से अपनाए जाए तो एक वर्ष में 2-3 फसल लेकर अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके फायदे होते हैं। आनुवंशिक फेरबदल क्या है, कृषि प्रणालियों में ये कैसे उपयोगी है। आनुवंशिक रूप से जब हम उनको हमारी ऐच्छिक गुणों के कारण जब संकरण कराते हैं तो वो क्या कहलाता है, आनुवंशिक फेरबदल कहलाता है।
देखें, यह फसल सुधार की आधुनिक विधि है। इसमें फसल में ऐच्छिक गुणों वाले जीन डालकर आनुवंशिक रूपांतरित फसलें जीएमओ प्राप्त की जाती है। जीएमसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्राप्त की जाती है। किस लिए प्राप्त की जाती है? ऐच्छिक गुणों वाली, यानी कि जो गुण हमें किसी पौधे में चाहिए, किसी फसल में चाहिए, वो प्राप्त करने के लिए उनकी जीन्स में छेड़छाड़ की जाती है, तो वो कहलाती है जीएमसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहलाती है। इस विधि में उच्च ताप, विशेष विकिरण और रासायनिक पदार्थों द्वारा पौधे के जीन में उत्परिवर्तन लाए जाते हैं। ठीक है, उनको चेंज किया जाता है उनके जीन्स में, जिससे कि पौधे में इच्छित गुण उत्पन्न हो जाए। फिर इन ऐच्छिक गुणों वाले पौधों को उगाकर फसल प्राप्त की जाती है, जो अच्छे रंग रूप वाली होती है, अधिक पोषक मान वाली होती है, रोग प्रतिरोधक होते हैं, उनमें बीमारियां नहीं लगती और जलवायु अनुकूल होती है। हर जलवायु के अंदर वो एडजस्ट हो जाती है। तो इस तरह से आनुवंशिक रूप से फेर बदल करके ये फसल प्राप्त की जाती है। भंडार गृहों, गोदामों में अनाज की हानि कैसे होती है? अनाज गोदामों में किस तरह से अनाज को हानि पहुंचती है? गोदामों में अनाज की हानि दो कारकों द्वारा होती है, एक तो जैविक कारक द्वारा और एक अजैविक कारक। जैविक कारक कौन कौन से हैं? कीट, कृंतक, कवक, चींचड़ी, जीवाणु आदि अनाज को खराब कर देते हैं। और दूसरा अजैविक कारक कौन से होते हैं? नमी की अधिकता, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है, तो उस वजह से ताप का अभाव, रोशनी नहीं होती, वहाँ पे पहुँचती नहीं है धूप, तो वो अजैविक कारक कहलाते हैं, जो कि अनाज को या हमारी फसल को ख़राब कर लेते हैं, जहाँ पे हमने उनको स्टोर करके रखा हुआ होता है। उन दोनों कारक अनाज की गुणवत्ता को भी ख़राब कर देते हैं, उसे बदरंग कर देते हैं। इस वजह से क्या हो जाता है? उनका वजन कम हो जाता है, उनमें अंकुरण क्षमता कम हो जाती है और दोनों पोला कर देते हैं। इन दोनों की वजह से क्या हो जाता है? वो अनाज कैसा हो जाता है? पोला हो जाता है, अंदर कीड़ा लग जाता है, तो इस तरह से उसको पूरी तरह से नुकसान हो जाता है। किसान के लिए पशुपालन प्रणालियाँ कैसे लाभदायक है? किसान को क्या फ़ायदा पहुंचता है पशुपालन करने से? पशुपालन से किसान को दो प्रकार से लाभ होता है। एक तो दूध उत्पादन से लाभ होता है और एक कृषि कार्य करने में उनको लाभ होता है, जैसे कि हल चलाना, सिंचाई ढोना, बोझा ढोना, सिंचाई करना, बोझा ढोना आदि के लिए उनको पशु मिल जाते हैं। ये पशु अपने आहार में कृषि उत्पाद जैसे चारा, भूसा, हरी पत्तियां आदि का उपयोग कर लेते हैं, अतः कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं होता, यानी खेती के साथ साथ पशुपालन करना आसान हो जाता है। साथ ही गोबर से खाद भी तैयार हो जाती है, तो वो जो पशुओं से हमको खाद मिलती है, उस खाद को कृषि में उपयोग कर सकते हैं खाद के रूप में, और जलाने को ईंधन भी मिल जाते हैं। उपले और कंडे, गोबर से जो उपले और कंडे बनाए जाते हैं, उसका भी उपयोग कर लेते हैं। तो इस तरह से कृषि और पशुपालन दोनों अगर साथ साथ किए जाते हैं तो वो ज़्यादा लाभदायक रहते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि के साथ साथ मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन भी किया जा सकता है। इन सबसे कृषक को अतिरिक्त आमदनी होती है। ठीक है, पशुपालन के क्या लाभ हैं? पशुपालन के क्या लाभ हैं? देखिए, दुधारू पशुओं से दूध प्राप्त होता है, जो एक परिपूर्ण आहार होता है। एक ये लाभ तो मेजर है ही। पशुओं से मांस प्राप्त होता है, जो कि जिससे हमको कौन से वाले पोषक तत्व मिलते हैं? प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तीसरा हमको क्या लाभ है? पशु बोझा ढोने के लिए, सिंचाई करने के लिए, हल चलाने के लिए काम में आते हैं। भेड़, ऊंट आदि से हमको क्या मिलता है? ऊन प्राप्त होती है। ये एडिशनल फ़ायदा है कि इनसे हमको ऊन भी मिलती है। जंतु अपशिष्टों से खाद तैयार की जाती है। जो जंतु अपशिष्ट होते हैं, गोबर, बकरियों की जो मिंगनी होती है, उससे क्या होती है? खाद तैयार होती है, जो कि फसल उत्पादन में सहायता देती है। गोबर से उपले व कंडे बनते हैं, जो ईंधन के रूप में काम आते हैं। गोबर से गोबर गैस बनाई जाती है, जो ईंधन और रोशनी करने में काम आती है। तो इस तरह से पशुपालन से फायदा होता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन में क्या समानताएं हैं? तीनों में क्या क्या समानताएं हो सकती है, जो हमने अभी पढ़ी थी कि किस तरह से उनको रखा जाए, साफ सफाई की जाए, उनका पालन किया जाए, उनके आहार का ध्यान दिया जाए। देखिए,
उपरोक्त तीनों से उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्न बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए: उपयुक्त आवास, आवास की स्वच्छता, उपयुक्त हवा और प्रकाश की व्यवस्था। ये बेसिक 4 चीज़ें होती है जो जब भी अगर आपको याद नहीं आ रहा है एग्ज़ाम के अंदर, ये 4 चीज़ें तो हम लिख सकते हैं कि किसी को भी पालने के लिए वहाँ जहाँ पे उन्हें रखा जा रहा है, यानी कि आवास कैसा हो, तो आवास अच्छा होना चाहिए। दूसरे, आवास की स्वच्छता इम्पॉर्टेंट है, पूरा हाइजीनिक होना चाहिए। तीसरा, वहाँ पे हवा होनी चाहिए और चौथा, वहाँ पे प्रकाश की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छी तरह से वहाँ पे प्रकाश होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए, घुटा हुआ नहीं होना चाहिए, हवा का प्रॉपर वेंटिलेशन वहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें किसी को भी पालने के लिए आवश्यक है। फिर उसके बाद आता है उनका आहार। तो आहार कैसा? आहार सभी को कैसा चाहिए? उचित चाहिए और पोषक तत्व युक्त चाहिए। उसमें सारे पोषक तत्व मौजूद हो, जिस भी तरह की आवश्यकता होती है उस जानवर को, उसके पोषक तत्व मौजूद उसमें होने चाहिए। फिर तीसरा होता है बीमारियों से बचने की ज़रूरत होती है, तो रोगों और पीड़कों पर नियंत्रण होना चाहिए। उससे बचाव के किस किस तरीके हो सकते हैं वो ध्यान में रहना चाहिए, और फिर उसका अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसका उपचार कैसे हो, या फिर बीमारी ना हो तो उसके लिए पहले से किस तरह से बचाव किया जा सकता है, इसका ध्यान रखते हुए हम कोई भी पालन करते हैं, चाहे वो कुक्कुट पालन हो, चाहे वो मधुमक्खी पालन हो, कोई भी तरह के पालन में इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रग्रहण, मत्स्यन, मैरीकल्चर और जल संवर्धन में क्या अंतर है? तो इनके अंतर को समझते हैं। प्रग्रहण मत्स्यन, इसमें प्राकृतिक स्रोत जैसे कि नदी, तालाब और समुद्र से मछली पकड़ते हैं। ये क्या कहलाता है? प्रग्रहण मत्स्यन। जब मछलियों को प्रकृति से जो उपलब्ध जगह है, तालाब है, समुद्र है, नदियाँ हैं, तो यहाँ से अगर मछलियों को पकड़ा जाता है तो वो प्रग्रहण मत्स्यन कहलाता है। मैरीकल्चर, मैरीकल्चर में क्या आता है? सिर्फ समुद्र से पकड़ने वाली मछलियाँ। समुद्र जल में समुद्री जीवों जैसे कि पंखयुक्त मछलियाँ, मुलेट, प्रॉन, झींगा, मसल, ऑयस्टर और समुद्री खरपतवार का संवर्धन किया जाता है। मैरीकल्चर, कल्चर का मतलब उनका संवर्धन कर रहे हैं, उनको पैदा कर रहे हैं, तो वो मैरीकल्चर किया जाता है, लेकिन उनका समुद्र में किया जाता है। और जल संवर्धन क्या होता है? जो मछलियों का पालन किसी स्रोत जैसे कि लेगून या कृत्रिम आवास में करना जल संवर्धन, एक्वा कल्चर कहलाता है। तो इस तरह से जब मछलियों का उत्पादन किया जाता है तो वो जल संवर्धन कहलाता है। जब किसी लगून में किया जाता है या फिर कोई नदी मुख बने हुए होते हैं वहाँ पे किया जाता है। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।